नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर पैरालिसिस पेशेंट को हमें ठीक करना है तो उसकी किस टाइप की एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। अक्सर हम एक्सरसाइज को जानते हैं फिजियोथेरेपी के नाम से, मगर फिजियोथेरेपी जो होती है वो एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती। अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं और बहुत टाइम हो चुका है और बहुत लंबे टाइम से आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, तो आपको एक दिक्कत देखने को मिलती होगी कि जो एक्सरसाइज आप बैठ के या लेट के बेड पे करते हैं वो आपको खड़ा नहीं कर पाती, चलने में मदद नहीं कर पाती। तो इसी का सॉल्यूशन होता है, वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी मसल्स के लिए नहीं होती, वो है आपके ब्रेन के लिए। आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, नस फटी थी, ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा था, उसकी वजह से आपका चलना उठना बैठना बोलने में दिक्कत आनी शुरू हुई। अब ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पे नुकसान हुआ वो मर चुका है, वो किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं होने वाला। मगर ब्रेन का जो बाकी बचा कुचा हिस्सा है वो उस काम को करना सीख सकता है, यानी वो आपको चला सकता है, आपके हाथ में मूवमेंट लेकर आ सकता है, आपकी स्पीच को क्लियर कर सकता है। मगर हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है। जो हमने बचपन से सीखा वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया क्योंकि वो हिस्सा मर गया है। अब ब्रेन के दूसरे हिस्से को सिखाने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसलिए अच्छा काम करती है क्योंकि वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर आपने चलना है, पैरालिसिस के बाद आपने दोबारा से चलना है, तो आपको चलना ही शुरू करना पड़ेगा। अगर आप बैठ के कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर लेट के एक्सरसाइज कर रहे हो वो मत करो, आप चलने के लिए, अच्छे से चलने के लिए चलो। इसी तरह से हमारी आर्म की बात करते हैं। अगर आपकी आर्म में मूवमेंट नहीं है, हाथ में मूवमेंट नहीं है, उंगलियां नहीं चल रही, तो आप अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हो या सिर्फ किसी और से अपनी फिजियोथेरेपी करवा रहे हो, जैसे हम देखते हैं कि हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, मसल स्टिमुलेटर का यूज़ करते हैं, टेंस का यूज़ करते हैं, उससे हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। फिजियोथेरेपी आपकी मसल्स को हेल्दी रखने का काम आ जाएगी, मगर उनके अंदर जो मूवमेंट लेकर आनी है वो उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। रीज़न क्या है? ब्रेन को रिपीटिशन चाहिए होती है, यानी एक काम जो हम बार बार करते हैं, हमारा ब्रेन उस चीज़ में बहुत अच्छा होता चला जाता है। अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स आपको पसंद है, मैक्सिमम टाइम आप मैथ्स को देते हैं, तो हो सकता है कि आपकी साइंस वीक होगी बट मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसमें रिपीटिशन की है, एक ही काम को बार बार किया है। अब हमने करना क्या है? पहले सेशन के लिए हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने के लिए आपको किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ऑक्यूपेशन बनाना है, किसको? एक्सरसाइज को। आप उसके वर्ड को ही समझने की कोशिश करो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यानी अगर आप एक्सरसाइज को अपना ऑक्यूपेशन यानी अपना काम बना लेते हो, आप उस पर दिन में बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, रिपीटेशन पे रिपीटेशन, रिपीटेशन पे रिपीटेशन, इतनी रिपीटेशन करते हो कि आप उसका नंबर याद नहीं रखते, तो वो आपको फ्रूट देना शुरू करती है 2-3 महीने बाद। जब 2-3 महीने आप रेपिटेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं, आर्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक ही एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं बार बार करे जा रहे हैं, तो ब्रेन उसमें अच्छा होता चला जाता है। तो पैर के लिए आप समझ गए होंगे कि अगर हमने पैर को ठीक करना है तो एक ही एक्सरसाइज है, वो है ढंग से चलना। अगर पैर को घुमा के रख रहे हो और उस पर प्रैक्टिस करोगे तो पूरी जिंदगी पैर घुमाते रह जाओगे। अगर आप आर्म को ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, गलत तरीके से कर रहे हो, तो पूरी जिंदगी वो गलत हैबिट बन जाएगी, क्योंकि ब्रेन वो सीख जाएगा कि अगर मुझे आर्म को लेकर आना है, गलत तरीके से लेकर आना है, तो गलत तरीके से पूरी जिंदगी लेकर आएगा। तो आपने ध्यान क्या देना है कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो मेक श्योर करो कि वो परफेक्ट तरीके से हो। उम्मीद करता हूँ इतना पार्ट इस वीडियो का आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कैसे करनी परफेक्ट तरीके से। तो पहले शुरुआत करते हैं पैर से, क्योंकि पैर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी सहारे के, बिना किसी की मदद के चले जाओगे, तो आपकी फैमिली पे और आपके लिए सबसे अच्छा रहता है। और सबसे जल्दी इंप्रूवमेंट हमारे पैरों में ही देखने को मिलती है एक पैरालिसिस पेशेंट में। अब जब पैरालिसिस पेशेंट ठीक होना शुरू होता है तो कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? बैलेंस नहीं संभाल पाते। पैर तो चल रहे हैं बट कमर नहीं संभल रही, आप कहीं ना कहीं गिर रहे होते हो, ये देखने को मिलता है कुछ पेशेंट्स के अंदर। कुछ पेशेंट में क्या होता है कि पैर को घुमा के रखा जा रहा होता है, उसमें ताकत नहीं होती, मतलब उठा नहीं पाते, उसे घुमा के हम आगे रख रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने इनलाइन वॉक करनी है, जिसे आप कैट वॉक भी कह सकते हो, उसको आप टिप टू टो वॉक भी कह सकते हो। अब टिप टू टो वॉक कैसे हुई कि हमने एक पैर रखा, इसी लाइन पे हम दूसरा पैर रखेंगे, फिर इसका के तीसरा पैर रखेंगे। जैसे आप स्टेज शो देखते हो कि एक मॉडल होती है, स्टेज पे चलती है और बहुत तरीके से, बहुत सलीके से पैर को रखती है बैलेंस बनाते हुए। हमने भी वही करना है, हमने अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना है और इनलाइन वॉक करनी है।
अब लाइन में क्यों वॉक करनी है? क्योंकि बैलेंसिंग इशू है। हम अपनी कमर से, अपनी बॉडी से अपने वेट को बैलेंस नहीं कर पाते। कभी वो लेफ्ट जा रहा होता है, कभी राइट जा रहा होता है, और हमें गिरने का डर होता है। तो अब हमें क्या है, हमें गिरने का डर है, हमें बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। तो बैलेंसिंग वाली एक्सरसाइज के साथ हम चलेंगे, जिससे बैलेंस भी बने और हमारी जो मूवमेंट है वो भी परफेक्ट हो जाए। तो आपने ध्यान रखना है कि आप टिप टू टॉप दिन में कम से कम दिन में आधा एक घंटा सुबह, आधे घंटा शाम को कर लोगे ना, आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको अपने लेग की एक्सरसाइज के लिए हमेशा याद रखना है। आप बाकी एक्सरसाइज करवाओ ना करवाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिजियोथेरेपी करवाओ ना करवाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही एक्सरसाइज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दे रहा हूँ अपनी पुरानी वीडियो से, उसको देखकर आप ट्रिप टू टॉक के बारे में थोड़ा सा गहराई से आप जान पाएंगे। पैरालिसिस पेशेंट में जब वो अपना दोबारा से चलना शुरू करता है तो एक टाइप की जो हमें चाल है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, जिससे हम कहते हैं सर्कमडेशन गेट। यानी जब वो चलते हैं तो अपने पैर को घुमा के आगे रखते हैं, दूसरा पैर बढ़ाएंगे, फिर अपना पैर घुमा के रखेंगे। ये जो घुमा के रखने वाली जो चाल होती है इसे सर्कमडेशन गेट कहा जाता है। अब सर्कमडेशन गेट के अंदर पेशेंट की जो चाल है वो धीरे बनी रहती है। पेशेंट के पास इतना कंफर्ट नहीं होता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इतना बैलेंस नहीं होता कि वो आराम से चल सके। तो हमने अपने जब पैर की तरफ देखें, एक नॉर्मल इंसान की तरफ देखें, जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने घुटने को थोड़ा सा मोड़ते हैं। पेशेंट ये घुटना मोड़ नहीं रहा होता, इसलिए अपना पैर घुमा के रख रहा होता है। तो हमें पेशेंट को पैर को, घुटने को थोड़ी सी मोड़ने की एक्सरसाइज करवानी होती है। तो आपने क्या ध्यान देना है कि अगर आप पैरालिसिस पेशेंट है या आपके घर वाले में कोई, घर में कोई पैरालिसिस का पेशेंट है और पैर को घुमा के रख रहे हैं, तो उनको पहले ये यकीन दिलवाइए कि वो अपने घुटने को बेंड कर सकते हैं। तो आप उनको वॉल के साथ खड़ा कर दीजिए, जैसे मैं अभी खड़ा हूं, और बोलिए कि अपने जो पैरालिसिस वाले पार्ट की जो लेग है, जहां पे जिस साइड पैरालिसिस है उसकी लेग को उठा के लाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह की ये जो एक्सरसाइज होती है ये आपने करवानी होती है पेशेंट को। अब पेशेंट कभी कर पाता है, कभी नहीं कर पाता, कभी अपना पैर बस इतना ही उठा पाता है। अगर आप देखते हैं कि वो पैर को नहीं उठा पा रहे और घुटने की मूवमेंट यहाँ तक नहीं आ पा रही, 90 डिग्री नहीं बन पा रहा फ्लोर के साथ, तो आपने क्या करना होता है, उनको थोड़ी सी सपोर्ट करनी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप लेग की एक्सरसाइज को परफेक्ट तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी आर्म की एक्सरसाइज के ऊपर। आर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। क्यों डिफिकल्ट होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हम हर मूवमेंट को अलग अलग तरीके से कर पाते हैं। अब हमने फिंगर्स हैं, ये खुलेंगी भी और बंद भी होंगी, ये मूवमेंट है। रिस्ट की ये मूवमेंट है, एल्बो की ये मूवमेंट है और शोल्डर की ये मूवमेंट है। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें मेरी सारी मूवमेंट एक साथ हो जाए? क्योंकि मैंने आपको कहा ना, एक एक्सरसाइज जिसकी खूब सारी रिपीटिशन हो तो हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो हमने बहुत सालों से इतने पेशेंट्स को देखा, समझा, तो उनके लिए हमने एक एक्सरसाइज, सिंपल सी एक्सरसाइज निकाली, जिसको अगर रिपीटिशन में किया जाए तो आपकी पूरी आर्म में एक साथ सब जगह पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। अब सोच के देखो आप क्या हो सकती है। वो मूवमेंट है ये वाली, ये शोल्डर व्हील मूवमेंट होती है। अब शोल्डर व्हील हम कैसे यूज करते हैं, मैं आपको चाहता हूं कि आप पहले से एक क्लिप को देखें। ये क्लोथिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी पूरे आर्म की एक्सरसाइज एक ही टाइम पर हो जाती है। एक बार करके देखते हैं इसको। अगर मैं इस हैंडल को पकड़ता हूं और इसे रोटेट करने की कोशिश करता हूं, तो अगर आप देखें तो मेरा एल्बो मूव हुई है ना, मेरी कोनी मुड़ी, मेरा शोल्डर में मूवमेंट हुई और मेरी रिस्ट में भी मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट अक्सर पैरालिसिस पेशेंट की रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो जब आप लेके जाएंगे, देख रहे हैं रिस्ट मेरी मुड़ गई है ना। तो इससे हमारी सारी के सारी जॉइंट की, ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज एक साथ होती है। तो आपने कोशिश करनी होती है इसे पूरा रोटेट करने की, क्योंकि इस तरह से आप इसे पूरा रोटेट कर पाए। मगर अक्सर पैरालिसिस पेशेंट ऐसा नहीं कर पाते, उसे पेंडुलम के लिए तो झुलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती कि उनको ये पूरा राउंड करना है। तो उसका एक छोटा सा तरीका क्या होता है कि आप इसे घड़ी में कन्वर्ट कर लो। 3, 6, 9, 12, फिर बचपन में बनाते थे ना घड़ियां हम, इसी तरह से हमने इसको पूरी वॉच में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास लेवल्स हैं। अगर आप अपना ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं अभी आप 9 तक जा रहे हैं, आपको पता लगे आप 9 तक जा रहे हो, तो अगले दिन कोशिश करो कि इसे 10 तक लेके जाओ। क्योंकि ये जो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगी, अपने आप को पुश करने की, अपने आप को मोटिवेट करने की, सिर्फ नंबरों के खेल से, वो आपको तेजी से रिकवर करवाने में हेल्पफुल रहेगी। तो अपना एक टारगेट सेट करो कि आज मैं 9 तक गया हूँ, कल सुबह उठ के जब मैं एक्सरसाइज करूंगा या आज शाम को जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं 10 तक लेके ही जाऊंगा। जब तक 10 तक लेके नहीं जाऊंगा तब तक मैं एक्सरसाइज को छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो नंबर्स हैं इनको आप हल्के में मत लीजिएगा,
ये जो नंबर्स होते हैं ये बहुत मोटिवेट करते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट को अपने हर दिन को दूसरे दिन से, पिछले दिन से बेटर बनाने में, और यही पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आता है। अब जब आपको इसमें दिक्कत हो तो इस शोल्डर व्हील के अंदर कई टाइप की एडजस्टमेंट होती है। नॉर्मली लोग इसको फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक पे करते हैं, मगर हम एडवाइस करते हैं कि इसको आप घर पे ही इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ये 1000 रुपये का आराम से अमेजोन पे मिल जाता है। तो आपने लेना है, अपने किसी भी बिजली वाले को बुलाइएगा, उसको बोलिएगा घर पे इंस्टॉल कर दे, तो 100-200 रुपये में इसको इंस्टॉल कर जाएगा। उसके बाद दिन में 2 बार आपने अपने आप को एक चैलेंज देना है कि आज मैं कल से बेटर करूंगा, बीते हुए कल से बेटर करूंगा। आज आप 8 पर हो, कल मुझे 9 पे जाना है, परसों मुझे 10 तक जाना है। तो क्या हुआ, हमारी रेंज बढ़ती चली गई, और एक दिन ऐसा है कि आप इसे पूरा का पूरा रोटेट कर पाओगे। तो हमने अपने आप को पुश करने की जो हैबिट होती है वो चलाए रखनी होती है, बंद नहीं करनी होती। और ये शोल्डर व्हील आपके सारे के सारे जॉइंट्स को एक साथ ही एक्सरसाइज कर देता है। तो आपने देखा जब हम ये मूवमेंट करते हैं तो क्या हुआ, मेरा शोल्डर भी ऊपर गया, मेरी एल्बो भी मुड़ी, मेरी रिस्ट में भी थोड़ी सी मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट आई और ये मूवमेंट चली। अब इसमें एक चीज़ रह जाती है, वो है मेरी फिंगर्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। और फिंगर्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बंद करने की तो पावर आती है, खोलने की पावर नहीं आती। अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने हाथ की तरफ देखो, अपने हाथ की एक फिंगर की तरफ देखो, और देखो कि यहाँ की मसल्स कितनी मोटी मोटी हैं और यहाँ की मसल तो बिल्कुल बारीक पतली सी धागे जैसी होती है। तो अब मसल्स मोटी होने की वजह से, ज़्यादा मसल्स होने की वजह से हमारी ग्रिपिंग पावर बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है, क्योंकि ब्रेन की कनेक्टिविटी यहाँ पे अच्छी है। और पूरी ज़िंदगी हमने हाथ बंद किया, मुट्ठी बंद की है, मगर जब हमें पैरालिसिस हुआ, ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ, तो इसको खोलने के लिए जो मसल्स हैं, एक तो वो पतली, और इसमें जो कनेक्टिविटी है हमारी ब्रेन की वो भी कम, क्योंकि उसने काम ज़्यादा नहीं किया, उसने उसकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं की। अब हम क्या करें, तो हमने क्या करना होता है कि आपने अपने हाथ में सामान पकड़ना होता है, कुछ भी पकड़ लो, पेपर वेट हो गया, पुराना मोबाइल हो गया, कुछ भी जिसका वेट बहुत ज़्यादा ना हो, और अपने ब्रेन से कोशिश करो कि फिंगर्स को खोलने की कोशिश करो। तो वो थोड़ी थोड़ी हिलेंगी, थोड़ा थोड़ा हिलने के बाद वो धीरे धीरे वो जो मूवमेंट है ना वो बढ़ती चली जाएगी। तो देखेंगे कि हम सामान को छोड़ना शुरू कर रहे हैं। जब ये हल्की सी ये मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है ना, ये मूवमेंट, हल्की सी ये मूवमेंट भी पहुंच गए, तो आपका पूरा हाथ चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी चीज़ को पकड़ना है, पकड़ लिया, अब उसे छोड़ भी सकते हो अपनी मर्जी से। क्योंकि यही दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा पैरालिसिस पेशेंट की, कि वो अपनी मर्जी से चीज़ों को नहीं छोड़ पाते। तो आप इसको करेंगे, किसी भी सामान को पकड़ा अपने हिसाब से, अपने ठीक ठाक साइज हो और वेट बहुत ज़्यादा ना हो कि वो अपने आप छूट जाए, और कोशिश करें उसे छोड़ने की, गिराने की। जब आपके पास ये मूवमेंट आ जाएगी कि आप किसी सामान को छोड़ सकते हो, गिरा सकते हो, उंगलियां खोल सकते हो, यही तो मूवमेंट हमें चाहिए थी। तो ये 2 एक्सरसाइज आपने अपने आर्म के लिए करनी है। लेग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। इसको अगर आप रिपीटिशन में बार बार करोगे तो आपका ब्रेन इस एक्सरसाइज में परफेक्ट हो जाएगा। मगर ब्रेन में एक दिक्कत होती है कि ब्रेन एक टाइम के बाद, एक एज के बाद ना वो डेवलप होना बंद हो जाता है। उसको आपने चालू करनी है, और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करो, अपने ब्रेन को समझने की कोशिश करो, अपने दिमाग को समझने की कोशिश करो कि वो कैसे ठीक होगा, कैसे वो मूवमेंट लेकर आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी पे जो पूरी वीडियो है उसको आप आराम से इस वीडियो के बाद देखें, जिससे आप समझ में आ जाएगा कि हमने अपनी बॉडी पे कैसे काम करना है और क्यों काम करना है। क्योंकि इस क्यों का आंसर आप समझ जाओगे, आपके लिए रास्ते बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरीके से खुल जाएंगे। तो एक पैरालिसिस पेशेंट को क्या चाहिए होता है ठीक होने के लिए? सही मेडिसिन, सही थेरेपी एंड सही डाइट। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर लो, आपको पहले महीने के अंदर ही अपनी बॉडी के अंदर ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि एक पेशेंट को, पैरालिसिस पेशेंट को क्यों ऑक्यूपेशनल थेरेपी ज़रूरी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के बीच के डिफरेंस को आप समझ गए होंगे, और हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है ये समझ गए होंगे। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।